500 पॉडकास्ट करने के बाद तो मैं इस नतीजे पे पहुंच चुका हूं कि पाकिस्तान का जो फंडामेंटल मसला है, जो सबसे बड़ा मसला है, वो है इस मुल्क की एलीट। पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है कि पाकिस्तान में एक एलीट कैप्चर है, एक ग्रुप है जो पाकिस्तान के ऊपर काबिज हुआ है, जो हमारे सारे वसाइल चोरी कर कर, पॉलिसी को कंट्रोल कर कर पाकिस्तान को खोखला कर रहा है। लेकिन फिर भी मुझे ताज्जुब होता है कि मैं ऑनलाइन डिस्कोर्स में जब ये बातें करता हूँ तो कुछ लोग आ जाते हैं अमीरों को डिफेंड करने के, भाई अमीरों को कुछ नहीं बोलना। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ, नासिर मंसूर साहब जब आए उन्होंने लेबर की बात की, लोगों ने मिनिमम वेज के अगेंस्ट आर्ग्यू किया, लोगों ने बोला ये जो अमीर फैक्ट्री वाले हैं तुम इन पे तोहमतें लगा रहे हो, बुरा भला बोल रहे हो। एक राय पाई जाती है कि मिडिल क्लास को लगता है कि वो अपर क्लास से ज़्यादा करीब है, ना कि लोअर क्लास से, क्योंकि वो उनसे अलग हो गए ना, वो गरीबों की तरह नहीं है। जबकि मिडिल क्लास के चांसेस लोअर क्लास में जाने कि बहुत ज़्यादा हाई होते हैं बनिस्बत इसके कि वो एलीट का हिस्सा बन जाएं। तो ये तो प्रेजेंट की कहानी है, जब सच हमारे सब सामने है, जब फैक्ट्स फिगर सब कुछ हमें पता है। तो अगर तो हम तारीख़ की बात करें, जब हाल में सच सामने होने के बावजूद इतनी खूबसूरती से नैरेटिव घुमा दिया गया है कि आपको नज़र ना आए कि पाकिस्तान का मसला क्या है, तो आप सोच सकते हैं कि तारीख़ को किस तरह से बदला होगा, मोड़ा होगा, ताकि तारीख़ में उन लोगों को हीरो बनाया जाए जो शायद आपके तारीख़ी तौर पर हीरो नहीं हैं, और उनको आप डिफेंड करें। इसीलिए ये जो सच है इसको छुपाकर हमें इन चीज़ों में बांट देते हैं कि आपकी शनाख्त क्या है, और शनाख्त की बिना पर आप एक इंसान को रद्द करें जो सच बोल रहा है। तो हमें बताया जाता है, जो पाकिस्तान की कहानी सुनाई जाती है कि पाकिस्तान के कुछ एलीट हैं, कुछ अमीर लोग हैं जो जेबों में करोड़ों लेकर पाकिस्तान आ गए थे, और उन्होंने बोला कि हमारी जेब से पाकिस्तान बनेगा, और उन्होंने पैसे लगाकर ये मुल्क बनाया है, और हम जो हैं वो उन सब के कर्जदार हैं, इन एलीट कैपिटलिस्ट के। असल में ये लोग पाकिस्तान के कर्जदार हैं, और जब ये लोग अमीर हो गए तो उन्होंने ये झूठी कहानी हमें सुनाना शुरू कर दी कि असल में तो पाकिस्तान इन लोगों ने बनाया है। ये जो एक अमीर तबका है, ये अमीर हुआ है पाकिस्तान के वसाइल से। ऐसा नहीं है कि इन्होंने पाकिस्तान बनाया है, इन्होंने पाकिस्तान बनने से फ़ायदा उठाया है। रोज़िटा आर्मिटाज की जो किताब है बिग कैपिटल इन एन अनइक्वल वर्ल्ड, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स हैं। इसमें ये भी लिखा गया है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उनको इंसेंटिव्स दिए, गुजरात के जो ट्रेडर्स थे उनको पावरफुल इकोनॉमिक इंड्यूसमेंट्स दिए कि वो इधर आएँ, उनको पब्लिकली फंडेड लोन्स मिले, ग्रांट्स मिले, टैक्स एग्जेम्पशंस मिली, जिनकी वजह से उनका मुनाफा बना। तो आप कह सकते हैं कि भाई उस वक्त ऐसा था कि उनको इधर लाने के लिए इकोनॉमिक इंड्यूसमेंट्स देने की ज़रूरत थी, ठीक है। पर ये जो हमें तारीख़ी तौर पे बताया जाता है कि इस्लाम का नाम सुनकर मुसलमान चलकर इधर आ गए पाकिस्तान बनाने, एक इस्लामी रियासत, नहीं ना, इकोनॉमिक इंसेंटिव्स, टैक्स एग्जेम्पशंस, इन वजहों से आए हैं ना। उन लोगों की मैं बात नहीं कर रहा जो परसिक्यूशन से भागकर, जुल्म से भागकर आए। मैं सिर्फ स्पेसिफ़िकली इस फाइनेंशियल एलीट एक स्पेसिफ़िक तबके की बात कर रहा हूँ। खुदा का वास्ता है, इन बातों को, जिन आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पे हमें अलग किया जाता है, उसी में फंस के ना देखें। रोज़िटा आर्मिटाज लिखती हैं कि गवर्नमेंट पॉलिसी ने इंश्योर किया कि इंपोर्ट जो है वो 1957 से 1952 तक रिस्ट्रिक्ट हों, एक कमोडिटी प्राइस बूम बने, रुपये को जो है उसको ओवर वैल्यू किया गया इंडस्ट्रियलिस्ट के फेवर में, ताकि वो लार्ज मशीनरी इंपोर्ट कर सके, और जो चीज़ें हैं वो रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव हों टू इंपोर्ट, तो उनकी जो लोकल मार्केट है वो प्रोटेक्ट रहे। पैसे, रुपये को ओवर वैल्यू करो कि वो मशीनरी जो मंगवा रहे हैं वो उनके लिए सस्ती हो, तो गवर्नमेंट पॉलिसी जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट के फेवर में जाए और उस पॉलिसी से वो लोग अमीर हो। और ये सब करने के लिए भी गवर्नमेंट उनको लोन्स दे रही थी, टैक्स एग्जेम्पशंस दे रही थी, इंडस्ट्रियल जोन्स बना रही थी। हम जब आज भी इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, पॉलिटिशियंस को तो हर बच्चा गाली देता है ना, अब मिलिट्री की बात होना शुरू हो गई है, ब्यूरोक्रेसी की भी कोई बात नहीं करता, जो कोई इंक्लूड ही नहीं करता वो तो फाइनेंशियल एलीट है। रोज़िटा आर्मिटाज लिखती हैं कि जब नया मुल्क बना है तो ये वेल्दी ट्रेडर्स के हेविली रिलायंट था, उन पे रिलाई करता था, तो उनके जो फॉर्चून्स हैं डायरेक्टली टाइड टू द नेशनल इकॉनमी, एंड एज अ रिजल्ट दे वर पोजीशन टू एक्सट्रैक्ट अ डिसप्रोपोर्शनेट एरे ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रिविलेजेस। क्योंकि मुल्क इन पे रिलाई कर रहा था कि भाई इन लोगों ने ये इंडस्ट्री लगाएंगे, इंडस्ट्री चलाएंगे, तो उनके पास बहुत असर था, असर रसूख था, पॉलिसी को कंट्रोल कर सकें, गवर्नमेंट को कंट्रोल कर सकें। फिर इनकी जो पर्सनल कनेक्शंस थे उसकी वजह से पाकिस्तान इनके लिए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी बन गया। इनका एक जिन्ना साहब के साथ भी रिश्ता था जिन्होंने पाकिस्तान बनाया,
तो फिर वाइटल पॉलिटिकल पोजीशंस एज मिनिस्टर्स एंड एडवाइजर्स एंड इन प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल पोजीशंस इन लोगों को लगाया गया। रोजीटा लिख रही हैं, द फेवर्स जिन्ना enlisted फ्रॉम द क्लोजेस्ट फ्रेंड्स एंड द बेनिफिट्स ही इंश्योर्ड दे received are clearly evident. The Isfahani brothers were close family friends of Jinnah who had relocated from East Pakistan at Jinnah's personal request and established Orient Airways 1 year before partition. जब उसको 1955 में नेशनलाइज किया गया तो इस्फहानी भाइयों में से एक जो है वो नई स्टेट एयरलाइन के चेयरमैन बन गए। मोहम्मद अली हबीब जो हैं वो एक और जिन्ना साहब के करीबी दोस्त थे। उन्होंने हबीब बैंक बनाया जो मुस्लिम्स ऑफ बॉम्बे के लिए उन्होंने बनाया था 1941 में, पर जिन्ना साहब ने उनको बोला कि कराची आ जाएं। हबीब इब्राहिम रहीमतुल्ला जो हैं वो भी एक जिन्ना साहब के क्लोज दोस्त थे, बिजनेसमैन थे बॉम्बे में। वो पाकिस्तान के पहले हाई कमिश्नर लगे यूके को जिन्ना की रिक्वेस्ट पर, फिर गवर्नर ऑफ सिंध लगे। तो रोजीटा लिख रही हैं, द एडवांटेजेस प्रोवाइडेड टू दीज मुहाजिर बिजनेसमैन एंड पॉलिटिशियंस बोथ डायरेक्टली बाय जिन्ना एंड later as a result of personal relationships they established with the new state bureaucracy were instrumental in assuring a dominance of a new class of predominantly muhajir industrial elites in the first 2 decades of the new state. इसमें गुस्ताफ पापानेक का जो पेपर है लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री वो भी देखें तो वो भी बताता है कि किस तरह से स्टेट ने कराची को फेवर किया, इंडस्ट्रियल जोन्स बनाए, फ़ायदे दिए। इसमें इंडस्ट्रियल फैमिलीज़ की अगर हम लिस्ट देखें 70 की दहाई में तो वो मेनली जो लोग हैं वो कराची से हैं या लाहौर या लाइलपुर, और एक जो है वो चारसट्टा से हैं। 1968 में फेमसली महबूबुल हक जो हैं उन्होंने कहा था कि 22 रिचेस्ट फैमिलीज़ हैं पाकिस्तान की जो 66% ऑफ द इंडस्ट्रीज़ ओन करते हैं, 87% शेयर इन द कंट्रीज़ बैंकिंग और इंश्योरेंस इंडस्ट्री वो ओन करते हैं। तो कुछ ख़ानदानों को गवर्नमेंट पॉलिसी ने फेवर करके लोन्स दे के पैसे दे के अमीर बनाया। फिर उन ख़ानदानों ने पाकिस्तान के जो बेशतर वसाइल हैं उनको ओन करना शुरू कर दिया, और फिर हमें तारीख बता दी गई कि हमें अब इनको थैंकफुल भी होना चाहिए। ये तो नहीं बात हुई ना। आप पॉलिसीज़ अगर देखें 1950s की, रोजीटा आर्मिटाज लिखती हैं कि भाई डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल ग्रोथ को फैसिलिटेट करने के लिए गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट किए टाइटली इंपोर्ट 1953 से 1959 पे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी के साथ, जिससे लोकली प्रोड्यूस गुड्स की एक लोकल डिमांड बने अक्रॉस ऑल एरियाज़ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, और नए इन्वेस्टर्स जो हैं वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में आएँ ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। इसका एक नुकसान ये हुआ कि नई फैमिलीज़ के लिए लार्ज स्केल बिजनेसेस बनाना बड़े मुश्किल हो गए, कुछ इंपोर्ट्स इतने ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड थे। तो जब उनके पास नई मशीनरी आ ही नहीं सकती, रॉ मटेरियल आ ही नहीं सकता, तो फिर एक प्रोटेक्टेड एलीट क्लास बन गई कि भाई अब ये क्लोज डोर है, हम लोग ये अमीर हैं, अब कोई और मशीनरी मंगवा कर रॉ मटेरियल बनाकर यहाँ फैक्ट्रीज नहीं लगा सकता। तो फिर जब एक्सपेंशन भी करनी थी या लार्ज स्केल प्रोडक्शन भी करनी थी तो इन्हीं फैमिलीज़ ने करनी थी। इन्हीं के पास स्ट्रॉन्ग पर्सनल कनेक्शंस थे गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट्स के साथ, तो वो उनको इंपोर्ट एग्जेम्पशंस दे रहे थे। जनरली कोई नहीं मंगवा सकता मशीनरी। अब मैंने मंगवानी है, मेरा दोस्त है ब्यूरोक्रेट, वो मुझे मंगवाने देगा, मुझे इंपोर्ट एग्जेम्पशन दे देगा। तो जब एक ही क्लास के पास ये हक हो कि आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर सकें या मशीनरी इंपोर्ट कर सकें तो वही अमीर होगा ना, बाकी लोगों के पास तो वो अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलेगी। रोजीटा लिख रही है कि these families were guaranteed enormous profits and market dominance across various industrial sectors with very little competition. Profits were so high that some industries were recorded as having annual returns of 100% on investment. मतलब आपने जो साल के शुरू में लगाया उतना आपको साल के एंड में वापस मिल गया पूरा का पूरा। आगे रोजीटा लिख रही हैं कि हुकूमत ने जो इंसेंटिव्स दिए इंडस्ट्रियलिस्ट को वो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल थे कि उसकी वजह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई। 1950 से लेकर 1958 तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो 19% ग्रो हुआ, पर इतनी कम ख़ानदानों में पैसा बटा हुआ था कि बस इन्हीं ख़ानदान के पास पैसा जा रहा था कि पर कैपिटा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 19% आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज़ हुई है पर कैपिटा जीडीपी जो है वो नहीं इंक्रीज़ हुई। 7 फैमिलीज़ जो हैं 7 वो क्वार्टर ऑफ ऑल प्राइवेट इंडस्ट्रियल एसेट्स एंड 1/5 ऑफ ऑल इंडस्ट्रियल एसेट्स कंट्रोल करते हैं। 7 फैमिलीज़ के पास, समझें आप, इतने एसेट सिर्फ 7 फैमिलीज़ के पास हैं। साथ ही साथ इस वक्त ना कोई इलेक्शंस हो रहे थे, ब्यूरोक्रेट्स और फिर मिलिट्री और मुल्क चला रही थी, तो ये अनइलेक्टेड लोग अपने दोस्तों को फ़ायदा देकर मुनाफा बना रहे थे। और अब हमें ये लोग बताते हैं कि भाई हमें थैंक यू बोलना चाहिए इस चीज़ के लिए इनको। साथ ही साथ इन इंडस्ट्रियलिस्ट ने गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला है कि भाई जो गवर्नमेंट की रिसोर्सेज हैं वो भी अब हमें दी जाएँ। रोजीटा लिख रही हैं कि 1950s तक कराची को 50% मुल्क का नेशनल वाटर सप्लाई
और 1955 और 1960 तक 50% पब्लिक हाउसिंग फ़ंड जो है वो कराची को दिया गया, जबकि कराची सिर्फ 2% पॉपुलेशन थी। तो आज हम कहते हैं कराची को डेवलप किया, ये किया, इस तरह किया ना, गवर्नमेंट के पैसे से ही किया। जो कराची का इंपोर्ट ड्यूटीज़ कलेक्ट होती हैं, पोर्ट, वो भी फेडरल गवर्नमेंट ने बनाया। नॉर्थ नाज़माबाद उस टाइम डेवलप हुआ फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। तो ये बना है, अगर कराची गवर्नमेंट के पैसे से बना, पाकिस्तान के पैसे से बना। यही वो वक्त है जब ईस्ट पाकिस्तान को भी एज अ कॉलोनी ट्रीट किया जा रहा था। कल्चरल इंपीरियलिज्म वहाँ पे किया जा रहा था कि आप ये ज़बान बोलेंगे, ये कल्चर बोलेंगे, अब आप लोगों की जो अपनी ज़बान है वो नहीं है, हम आपको बताएंगे आपने क्या बोलना है, किस तरह करना है। फिर उनको ब्यूरोक्रेसी मिलिट्री में भी नहीं नुमाइंदगी दी जा रही थी, और उनके जो वसाइल हैं वो वेस्ट पाकिस्तान ओन कर रहा था। हमने कई दफ़ा जिक्र किया है कि इस्लामाबाद जो है पटसन की बू आ रही थी, ये फेमसली कहा गया था। तो रोज़ीटा आर्मिटाज भी लिखती हैं कि जो नेशनल इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी उसने मैसिवली डिसएडवांटेज किया ईस्ट पाकिस्तान को। वेस्ट पाकिस्तान के बिजनेसमैन को सपोर्ट किया कि आप फैक्ट्रियाँ लगाएं, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस लगाएं यहाँ पर जो बंगाली बिजनेसमैन हैं उनको लोन्स और टैक्सेशन नहीं दी। तो ईस्ट पाकिस्तान में भी अगर लग रही है, इंडस्ट्रियल जोन्स बन रहे हैं, फैक्ट्रीज लग रही हैं, तो गवर्नमेंट लोन जो है वो वेस्ट पाकिस्तानियों को दे रही है कि यहाँ पे लगाओ। इसीलिए आप देखेंगे 1971 के बाद भुट्टो की नेशनलाइजेशन को बहुत बुरा भला कहा जाता है, लेकिन जो काफ़ी इंडस्ट्रियलिस्ट थे, दे लॉस्ट अ लॉट ऑफ फैक्ट्रीज बिकॉज दे ओन्ड फैक्ट्रीज इन ईस्ट पाकिस्तान। रहते वो लोग इधर थे पंजाब में या कराची में, बट फैक्ट्रियाँ उनकी ईस्ट पाकिस्तान में थी। तो ये इस वजह से कि गवर्नमेंट जो है वो वहाँ पे फैक्ट्री लगाने की वेस्ट पाकिस्तानीज़ को लोन दे रही थी। द यूज़ ऑफ ईस्ट पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स टू फंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन वेस्ट पाकिस्तान बिकेम अ मेजर फोकस ऑफ पब्लिक डिसकंटेंट इन ईस्ट पाकिस्तान एंड अ रैलिंग पॉइंट फॉर द ग्रोइंग बंगाली नेशनलिस्ट मूवमेंट। आगे वो लिखती हैं कि 1971 से पहले 6 इंडस्ट्रियल हाउस जो थे, आदमजी, दाऊद, भवानी, इस्फहानी, अमीन एंड करीम, वो 40% मुल्क के इंडस्ट्रियल एसेट्स ईस्ट पाकिस्तान में ओन करते थे। अब ये 6 इंडस्ट्रियल हाउस 40% इंडस्ट्रियल एसेट्स ईस्ट पाकिस्तान में ओन कर रही हैं, और मेरे ख्याल से यही आर्ग्यू कर रही है रोज़ीटा कि ये 6 के 6 जो हैं ये वेस्ट पाकिस्तान के ग्रुप्स हैं, और ये आज भी आपको नज़र आएंगे। आदमजी, दाऊद, भवानी, इस्फहानी, अमीन एंड करीम, वेस्ट पाकिस्तान की फैमिलीज 40% इंडस्ट्रियल एसेट्स ईस्ट पाकिस्तान में ओन कर रही हैं। 32% प्रोडक्शन ऑफ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो ईस्ट पाकिस्तान में ओन कर रही है। तो अब जब आप ईस्ट पाकिस्तान की कहानी सुनते हैं और आपको लगता है कि हाँ यार ये तो ज़्यादती हुई है उनके साथ, क्योंकि आपको पाकिस्तान स्टडीज़ में तो बताया है ना कि इंडिया चला गया, ये इकनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी और हुकूमती लेवल पर हो रही थी, क्योंकि हुकूमती पॉलिसी के थ्रू हो रही थी, लेकिन उससे एक फाइनेंशियल एलीट बन रही थी जो फ़ायदा ले रही थी। तो जो बंगाल का रोना है वही आज सिंध का रोना है, वही आज बलूचिस्तान का रोना है। हमारी जो मिनरल्स के बारे में भी अभी पॉडकास्ट है ये रफ़ीउल्लाह काकड़ के साथ, या हम जो सारी डिस्कस कर रहे होते हैं वो गैस का हो, सुई का हो, यही इश्यूज़ है ना कि यार एक फ़ाइनेंशियल एलीट है जो गवर्नमेंट पॉलिसी को यूज़ करती है, अपने कनेक्शंस यूज़ करती है और वो अमीर बन जाती है। और यही सिलसिला 1947 से चला आ रहा है पाकिस्तान में। और क्योंकि मैं निशानदही करता हूँ इन लोगों की, तो मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि आप एक कम्युनिटी को टारगेट करें। भाई एक गरीब महाजर जो है, जो बेचारा अपने घर वालों को खाने नहीं खिला सक रहा, पैसे पूरे नहीं कर सक रहा, बाइक पे जा रहा है, खड्डे हैं, उसकी क्या गलती है कि भाई 1947 में लोन मिले थे और ये लोग अमीर हो गए? नहीं, उसकी कोई गलती नहीं है। ये एक जो एलीट है इससे एथनिसिटी का कोई ताल्लुक़ नहीं, उनकी इंडिविजुअल एथनिसिटी मैटर भी नहीं करती। ये एक फाइनेंशियल एलीट है जिसने पाकिस्तान के वसाइल पे काबिज़ होकर पाकिस्तान की पॉलिसी कंट्रोल कर कर पैसा बनाया है। इस पैसे से नॉर्थ पंजाब डेवलप हुआ है, कराची डेवलप हुआ है। नाउ टू टर्न अराउंड एंड बी लाइक ठीक है आप हम फिर अलग हो जाते हैं, बलूचिस्तान आप रख लें, या हम अलग हो जाते हैं, कराची को बना दें अपना एक मुल्क। सेंस नहीं बनता, क्योंकि ये डेवलप ही जो पूरे एरियाज़ हुए हैं ये पाकिस्तान के पैसे से हुए हैं। मतलब सुई से आप सारी गैस आपने ले ली, सुई की गैस पे पूरा का पूरा पाकिस्तान बना है। कराची की इंडस्ट्रीज़ लगी हैं, पंजाब की इंडस्ट्रीज़ चली हैं। अब जब आपने वहाँ गैस ख़त्म कर दी, अब आप बोलें हम तो इतना टैक्स दे रहे हैं, ये देखें हमने कितना पैसा बनाते हैं हम। तो वो जो इंडस्ट्रियाँ आप लोगों ने लगाई हैं वो किसके पैसे से लगाई हैं भाई? उसमें कहाँ से गैस ली आपने? तो ये जो जंग है ये वसाइल की जंग है, ये क्लास इसमें जो है ना वो डिटर्मिनेंट फैक्टर है। अनफॉर्चुनेटली हमें एथनिसिटीज़ में बांट कर लोग एक दूसरे से नफ़रत करना सिखाते हैं। इसमें फिर जेनेटिकल सुपीरियॉरिटी वाली आर्गूमेंट आ जाती है कि किसी लोग को लगता है हम बेहतर हैं, हम उससे, ये नहीं होता। पीपल रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिव्स। अगर आप एक जगह इंसेंटिव्स देंगे वहाँ चीज़ें डेवलप होंगी।
तो ये नहीं है कि भाई कराची के लोग जेनेटिकली सुपीरियर थे इसलिए कराची डेवलप हो गया और ठट्टा नहीं हुआ। नहीं, क्योंकि आपने सारे मुल्क के इंसेंटिव्स, मुल्क के रिसोर्सेज जो हैं वो कराची में लगाए, तो लोग वहाँ आए, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट हुई, जब इंडस्ट्री लगी उससे और इंडस्ट्रीज लगी, उससे पैसा बना, उससे और डेवलपमेंट हुई। ये तारीख़ में आप ट्रेस कर सकते हैं किस वजह से हुआ। इसको इस तरह पेश करना कि नहीं अब हम जेनेटिकली सुपीरियर हैं और बलोच जो हैं वो चोर होते हैं और पंजाबी जो हैं वो काम करते हैं इसलिए पंजाब अमीर है और बलूचिस्तान करीब है, ये तो बहुत ज़्यादती वाली बातें हैं और इन्हीं बातों से नफ़रत पैदा होती है। पता नहीं क्यों पाकिस्तान की तारीख़ में बंगाली भी जाहिल थे, सिंधी भी जाहिल थे, बलोच भी जाहिल हैं, पश्तून भी जाहिल हैं। दीज नैरेटिव्स हेल्प नो बडी। मतलब अगर सिंधी इतने ही जाहिल हैं तो डेली टाइम्स का एक आर्टिकल है जो लिस्ट करता है सिंधी बिलियनर्स जो इंडिया में हैं जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। निरंजन हिरंदानी, करतार सिंह ललवानी, गुल्लू ललवानी, सुनील वसवानी, सबीर भाटिया, रोमेश टी वधवानी, ये जो आनी होते हैं ना ये अक्सर सिंधी ही होते हैं। तो आप अगर इंडिया में देखें इस वक्त 0.5 से भी कम सिंधी पॉपुलेशन होगी, लेकिन आप अमीर लोगों में, बिलियनियर्स में देखें तो इतने सारे मिलेंगे आपको। तो अगर तो इतने ही जेनेटिकली इन्फीरियर थे भाई, मतलब सिंधी जो हैं वो जहन के भी छोटे हैं और कल्चरली भी इन्फीरियर हैं, जाहिल लोग हैं, तो वो वहाँ इतने सक्सेसफुल क्यों हैं? इसी चीज़ को आप इन्वर्स भी कर सकते हैं कि भैया जो लोग आपको इस तरह बताते हैं कि हम सुपीरियर हैं और हम सुपीरियर बीइंग हैं, वही नाज़ी जर्मनी यूजेनिक्स वाली आर्ग्यूमेंट। तो इस वक्त जो मुसलमान यूपी में हैं, सीपी में हैं, लखनऊ में हैं, उनकी फ़ाइनेंशियल हालत इतनी बुरी क्यों है? क्लियरली इट्स अबाउट इंसेंटिव्स, क्लियरली इट्स अबाउट पॉलिसी, इट्स नॉट अबाउट जेनेटिक्स, इट्स नॉट अबाउट पीपल। कि भाई कुछ लोगों को इंसेंटिव्स दिए गए इसीलिए वो कराची में आके अमीर हो गए, कुछ लोगों को वहाँ इंसेंटिव्स दिए गए, पॉलिसी अच्छी बनाई गई तो वहाँ जाके सिंधी अमीर हो गए। इसमें ये आर्ग्यू करना कि सिंधी जेनेटिकली सुपीरियर हैं या महाजिर जेनेटिकली सुपीरियर हैं, ये तो आपकी जहालत और नफ़रत दिखाता है मेरे ख्याल से। इस सबसे पहले इस घटिया सोच से बाहर है। हमने एपिसोड 3 में देखा कि किस तरह से एक्सोडस किया गया सिंधी हिंदूज़ का। वो कम्युनिटी वाकई जेन्युइनली सिंध को दुबई बना देती। उनकी कैपेबिलिटी, कैपेसिटी देखें, इतना ज़्यादा फ़्लाइट ऑफ कैपिटल ओवरनाइट हो गया, करोड़ों 20-30 करोड़ रुपए सिंध से निकल गए। फिर जो लोग सिंध चला रहे थे हर इदारे में वो लोग चले गए, तो ज़ाहिरी बात है मुल्क को एक नुकसान हुआ। फिर जो उसका सबसे अमीर हिस्सा था कराची, वो आपने उससे अलग कर लिया, उसके सारे एसेट्स आपने ले लिए, फिर आपने वहीं सारी इन्वेस्टमेंट करके और चीज़ों पे फोकस नहीं किया और जगहों के वसाइल वहाँ पर लगाए। तो आज आप डेरा बुख्ती अगर देखें और बोलने देखो कराची ने डेवलप कर ली, डेरा बुख्ती ने क्यों नहीं की? क्योंकि डेरा बुख्ती से आपने गैस निकाल के कराची डेवलप किया ना मेरे दोस्त। और फिर आप, ताकि आपको ये क्लियर बात जो सामने सामने सच नज़र आ रहा है वो ना नज़र आए, आपको बोल दिया जाता है बलूचिस्तान में तो बहुत पैसा है, सरदार सारे चुरा लेते हैं, सिंध में तो बहुत पैसा है, वडेर सारे चुरा लेते हैं। नहीं, एक फाइनेंशियल एलीट गवर्नमेंट पॉलिसी को कंट्रोल कर कर अपने फ़ायदे निकालती है, वो ख़ुद अमीर होती है। उसी गवर्नमेंट, उसी स्टेट, उसी रियासत ने अपने एजेंट्स, वो बलूचिस्तान में सरदार हों या सिंध में वडेरे हों, रखे हुए हैं। वो उनके लोग हैं, वो वफाक के नुमाइंदे हैं, वो वफाक का ही फ़ायदा देते हैं। और ये जो वफाक का एक स्ट्रक्चर है उसने हिस्टोरिकली कराची और नॉर्थ पंजाब को फेवर किया है। और ये जो स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी है इस पर हमें फोकस करना चाहिए। किसी की एथनिसिटी इसमें मैटर नहीं करती। एक गरीब पंजाबी फार्मर जो है उसकी कोई ना तो कोई गलती है, जनरली किसी गरीब पंजाबी की कोई गलती नहीं है, और बहुत कम फ़ायदा इस चीज़ का उस तक ट्रिकल डाउन होके जाता है। खुदा का वास्ता है कि भाई ये जो मिसनोमर्स आपको बनाए हुए हैं, सियासी बयानी के लिए झूठ बोला गया है, जिससे आपके अंदर या तो किसी कम्युनिटी के लिए नफ़रत पैदा हो रही है या तो कोई सेंस हो रहा है कि हम किसी से ज़्यादा सुपीरियर हैं। मतलब हम पाकिस्तान से हर वक्त इस्लाम की बातें कर रहे होते हैं, तो इस्लाम भी आपको ये सिखाता है कि आप किसी से सुपीरियर नहीं हैं। आप कैसे हो सकते हैं कि भाई हम इंसान उससे सुपीरियर हैं, ये तो जाहिल हैं, ये बयानिया रियासत ने बनाए हैं ताकि हम बटे रहें, एक दूसरे से नफ़रत करते रहें और जो ये एलीट कैप्चर है इसकी तरफ ना नज़र डालें। तो अगर हम कराची के जो सारे मिसनोमर्स दूर कर रहे हैं, तो एक चीज़ जो बहुत ऑनलाइन बोली जाती है, बस कराची चलता है तो पाकिस्तान पलता है, तो इसको भी देख लेंगे पर एपिसोड 5 में।